हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपका EDDE का जो आपका चौथा चैप्टर है इंटरनल वायरिंग का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। पहले पार्ट में हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो जब तक कुछ लोग जुड़ते हैं तब तक कुछ बातें आपको बता देते हैं। देखिए, इंटरनल वायरिंग का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद इंटरनल वायरिंग पर कोई वीडियो नहीं आएगा, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैक्सिमम आपको इंटरनल वायरिंग से हमने 60 क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो अगर आप बुक पढ़ के और क्वेश्चन बना सकते हैं तो और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, जो ये चैप्टर है इसमें इंटरनल वायरिंग, तो इसमें वायरिंग रूल है। तो वायरिंग रूल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपका एल्युमिनियम जो कंड्यूट पाइप हो गया, उसका कितना माप होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मतलब केवल न्यूमेरिकल टाइप पर आधारित हैं। तो बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हम इसी टाइप चैप्टर पर क्वेश्चन बनाते रहेंगे तो बाकी के चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए बस आज के इस वीडियो में इंटरनल वायरिंग को ख़त्म कर देंगे और अगला वीडियो जो होगा आपका पावर वायरिंग पर होगा। तो अब हम चलते हैं, बाकी के जो 30 क्वेश्चन हैं उसको देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। पिछले वीडियो में केवल 29 क्वेश्चन बताए थे। अब 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वायरिंग के प्रकार आधारित होते हैं। पहला ऑप्शन है लोकेशन एंड कंज्यूमर बजट, दूसरा है ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट, तीसरा है सेफ्टी एंड अपीयरेंस, चौथा है ऑल ऑफ एबव। मतलब कि जो आपका वायरिंग का टाइप्स होता है वो किस पर आधारित होता है। लोकेशन मतलब आधार और कंज्यूमर ग्राहक के बजट पर, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉस्ट कीमत और जीवन काल पर, और तीसरा है सुरक्षा एंड अपीयरेंस पर, चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो इसका आंसर आप लोग बताइए कि वायरिंग का टाइप जो होता है किस पर आधारित होता है। इसमें जो आपका सही आंसर है वो चौथा ऑप्शन सही है। वायरिंग का टाइप जो होता है इन उपरोक्त तीनों चीज़ों पर आधारित होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी HR में होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 15 सेमी, दूसरा है 12 सेमी, तीसरा है 10 सेमी, चौथा है 18 सेमी। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए कि वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी HR में कितनी होनी चाहिए। इसका आंसर जो सही होगा आपका, वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी HR मतलब कि वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी हॉरिजॉन्टल रन में जो होनी चाहिए वो आपका 10 सेमी होना चाहिए। और वहीं पर वर्टिकल रन में जो होता है 15 सेमी से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आप इसको याद कर लीजिए कि वायरिंग क्लिपों की परस्पर दूरी हॉरिजॉन्टल रन में जो होती है 10 सेमी और वर्टिकल रन में 15 सेमी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कराया कि टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए किस वायरिंग को रिकमेंड किया जाता है। टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए किस वायरिंग को रिकमेंड किया जाता है। पहला है क्लीट वायरिंग, CTS, RTS, फिर तीसरा है मेटल और चौथा है PVC कंड्यूट और PVC केपिंग। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि टेम्प्रोरी इंस्टॉलेशन के लिए किस वायरिंग को रिकमेंड किया जाता है। इसमें देखिए जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका पहला ऑप्शन सही है, क्लीट वायरिंग। जो क्लीट वायरिंग होता है यह टेम्प्रोरी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में वायरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसमें पोर्सिलीन की क्लीट के ऊपर वायर को लेकर के हम टेम्प्रोरी वायरिंग करते हैं। और इस वायरिंग में जो होता है क्लीट वायरिंग आपका होता है, इसमें किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसलिए इसका बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा है कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के इंटरनल वायरिंग में सबसे चीपेस्ट मतलब कि सबसे सस्ता कौन सा वायरिंग होता है। पहला है क्लीट, दूसरा है CTS, RTS और तीसरा है मेटल, चौथा है PVC कंड्यूट। तो आप बताइए कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन के लिए जितनी भी वायरिंग की जाती है इंटरनल, उनमें से सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है। क्लीट वायरिंग जो होता है सबसे चीपेस्ट वायरिंग होता है, क्योंकि यह देखिए यह टेम्प्रोरी वायरिंग होता है और इसका प्रयोग भी बहुत अधिक
नहीं किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 करा है कि क्लीट वायरिंग में क्लीट की परस्पर दूरी किसी भी स्थिति में अधिक नहीं रखी जाती है। पहला ऑप्शन है 50 सेमी, दूसरा 60 सेमी, तीसरा 65 सेमी और चौथा है 70 सेमी। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए कि क्लीट वायरिंग में क्लीट की परस्पर दूरी जो होती है किसी भी स्थिति में किससे अधिक नहीं रखी जाती है। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है 60 सेमी से अधिक नहीं रखी जाती है। और जो क्लीट वायर होता है, क्लीट वायरिंग में तार की स्थापना के लिए हम पीवीसी और वीआईआर केबल का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 करा है कि किस प्रकार का वायरिंग अधिक मैकेनिकल और फायर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। पहला है केसिंग केपिंग वायरिंग, दूसरा है बैटन वायरिंग, तीसरा है कंड्यूट वायरिंग और चौथा है क्लीट वायरिंग। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए कि किस प्रकार की वायरिंग अधिक मैकेनिकल और फायर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। केसिंग केपिंग, बैटन, कंड्यूट और क्लीट वायरिंग। देखिए इसका जो सही ऑप्शन है इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, कंड्यूट वायरिंग का। कंड्यूट वायरिंग जो होता है यह मैकेनिकल और फायर प्रोटेक्शन प्रदान करता है। तो और जो आपका कंड्यूट वायरिंग होता है यह जो होता है वायुमंडलीय प्रभाव जैसे हो गया, नमी मतलब मॉइस्चर हो गया या फिर धूप हो गया आदि से मुक्त होता है। साथ ही साथ इसको यांत्रिक चोट या फिर कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होती है। अब खराबी आने पर इसे आसानी से बदल सकते हैं। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि कंड्यूट वायरिंग जो होता है अधिक महंगा होता है। और अब कंड्यूट वायरिंग है तो कंड्यूट के अंदर आपकी वायरिंग की जाती है, इसलिए अगर कहीं फॉल्ट वगैरह हो जाता है तो फॉल्ट को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वायरिंग को शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है एमसीबी, दूसरा है अमीटर, तीसरा है मल्टीमीटर, चौथा है आइसोलेटर। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और वायरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायरिंग अगर करते हैं तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट से अगर प्रोटेक्ट करना हो तो हम किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है एमसीबी का प्रयोग करते हैं। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और जब एमसीबी जो आती है, एमसीबी की अगर कैपेसिटी की बात करें तो एमसीबी की कैपेसिटी जो होती है 100 एम्पीयर तक होती है। कहने का मतलब 100 एम्पीयर से ज़्यादा की एमसीबी नहीं आती है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 करा है कि पीवीसी चैनल वायरिंग अधिक सूटेबल होता है। पीवीसी चैनल वायरिंग जो होता है अधिक सूटेबल किस में होता है। गो डाउन वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग, आउटडोर वायरिंग, इंडोर सरफेस वायरिंग। तो आप बताइए पीवीसी चैनल वायरिंग अधिक सूटेबल होता है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है। पीवीसी चैनल वायरिंग जो होती है इंडोर सरफेस वायरिंग के लिए सबसे अधिक सूटेबल होती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वायरिंग के लिए अगर जो हम पदार्थ प्रयोग करते हैं उन पदार्थों में से कौन सा अच्छा कंडक्टर नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा है कॉपर, तीसरा पीवीसी, चौथा है जिंक। तो आप जल्दी से इसका आंसर करिए कि कौन सा पदार्थ जो होता है वायरिंग के लिए अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका है पीवीसी। आपका सही ऑप्शन है पीवीसी जो होता है अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। आपको पता है पीवीसी का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है बहुत अधिक होता है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, जो आपका केबल वगैरह होता है उसको ऊपरी पार्ट को कवर करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंसील्ड वायरिंग का एडवांटेज क्या है। पहला ऑप्शन है इजी टू मेंटेन,
मेंटेनेंस करना सरल होता है। दूसरा ऑप्शन है लेस वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। तीसरा है हाई इंसुलेशन रजिस्टेंस उच्च होता है। चौथा है प्रोटेक्शन अगेंस्ट मॉइस्चर। तो आप बताइए कंसील्ड वायरिंग, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि कंसील्ड वायरिंग का एडवांटेज क्या है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो चौथा ऑप्शन सही है। कंसील्ड वायरिंग का एडवांटेज जो होता है यह नमी, धूप और धुआं आदि से मुक्त होता है और यही इसका एडवांटेज है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्न में से कौन सा बैटन वायरिंग का प्रकार है। पहला ऑप्शन है यूजिंग मेटल सीटेड वायरिंग। दूसरा है यूजिंग TRS और PVC वायरिंग वायर। तीसरा है A&B। चौथा है नॉट मतलब कि नन ऑफ दीज। तब बताइए बैटन वायरिंग का इनमें से कौन सा जो है प्रकार है। आपको पता है कि बैटन वायरिंग किसे कहते हैं। बैटन वायरिंग जो होता है लकड़ी का एक बेस होता है, उसी पर वायर को इंस्टॉल किया जाता है और उस प्रकार की वायरिंग को हम बैटन बोलते हैं। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन सही है। बैटन वायरिंग का टाइप जो है इसमें से ये उपरोक्त दोनों है, पहला और दूसरा, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि VIR केबल का प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बिल्डिंग और वर्कशॉप के इंटरनल वायरिंग में। दूसरा है 6.6 kV। तीसरा है 11 kV। चौथा है 33 kV। तो VIR केबल का प्रयोग किया जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर आप बताइए। अभी हमने ये बात आपको बताया कि VIR केबल का प्रयोग क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं। देखिए हमने अभी आपको बताया कि क्लीट वायरिंग में जो होता है तार के इंस्टॉलेशन के लिए हम PVC और VIR केबल का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जो क्लीट वायरिंग होती है उसके लिए हम PVC और VIR केबल का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है जो PVC और VIR केबल का प्रयोग करते हैं किस में करते हैं, इंटरनल वायरिंग में। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप देख के ही बता देंगे कौन सा सही है। इसमें क्वेश्चन है कि छत में कंड्यूट डालते हैं प्लास्टर होने से पहले, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्लास्टर होने के बाद। तीसरा है लिंटर पड़ने से पहले, लिंटर पड़ने के बाद। तो आप देखते हो कि जब हाउस का कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे जो पाइप डाली जाती है उस पाइप को ही हम कंड्यूट बोलते हैं। जो कंड्यूट टाइप का वायरिंग होता है ना उसी को बोलते हैं कंड्यूट वायरिंग। और जो कंड्यूट वायरिंग होती है आपकी वो दो प्रकार की होती है, एक सरफेस पे होती है और एक कंसील्ड कंड्यूट होती है। मतलब कि ये जो कंड्यूट वायरिंग है वो दो प्रकार की होती है, एक सरफेस कंड्यूट वायरिंग होती है और दूसरा होती है कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग। तो आप जल्दी से इसका आंसर कीजिए। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है लेंटर पड़ने से पहले हम कंड्यूट डालते हैं। लेंटर पड़ने के बाद थोड़ी ना डालेंगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर, इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। करा है कि वायरिंग की बैटन विधि में एक परिपथ क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर है, वायरिंग में लगने वाले क्लिप की संख्या बताइए। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। पहला ऑप्शन है 100, दूसरा 50, 25, 33। वायरिंग की बैटन विधि में एक परिपथ क्षैतिज रूप से 5 मीटर पर है, वायरिंग में लगने वाले लिंक क्लिप की संख्या है। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही है, 50 होना चाहिए। देखिए वायरिंग क्लिप क्या होता है, जब हम बैटन वायरिंग जो होता है आपका उस पर जब वायर को इंस्टॉल कर देते हैं तो वायर को दृढ़ करने के लिए वहाँ पे हम कुछ मतलब कि जो पत्ती टाइप का होता है उस पर लगाते हैं इस पर, तो उसी को बोलते हैं वायरिंग क्लिप। और वायरिंग क्लिप की जो साइज़ होती है उनकी लंबाई के अनुसार होती है। और जो वायरिंग क्लिप होती है आपकी लगभग 25 mm से 75 mm की साइज़ में उपलब्ध होती हैं। इसमें आपका सही ऑप्शन है 50। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है और इसी क्वेश्चन से संबंधित हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं।
जो समझ रहे होंगे वो इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे आसानी से कि क्लीट वायरिंग में किस प्रकार के केबल का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है वेदर प्रूफ केबल, दूसरा है वल्कनाइज्ड इंडियन रबर, VIR का यही फुल फॉर्म होता है, इसको भी याद कर लीजिए। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि VIR स्टैंड, VIR किसके लिए स्टैंड करता है, तो ये ऑप्शन होगा आपका। तीसरा है लेड सीथेड केबल, चौथा है टफ रबर सीथेड केबल। तो आप जल्दी से बताइए कि क्लिट वायरिंग में किस प्रकार के केबल का प्रयोग होता है। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन आपको बताए थे पहले कि क्लिट वायरिंग में हम VIR और PVC केबल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच टाइप ऑफ सिस्टम इज सुटेबल फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्ट्री, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्ट्री के लिए किस प्रकार का वायरिंग जो होता है अधिक सुटेबल होता है। तो पहला ऑप्शन है इसमें बैटन वायरिंग, दूसरा है PVC कंड्यूट वायरिंग, और तीसरा है PVC केसिंग वायरिंग, और चौथा है इसमें मेटल कंड्यूट वायरिंग। तो जल्दी से इसका आप लोग आंसर बताइए कि किस प्रकार के पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्ट्री में किस प्रकार का वायरिंग सूटेबल होता है। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो है मेटल कंड्यूट वायरिंग। तो जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट फैक्ट्री होता है वहाँ पर मेटल कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, कराए कि यदि यांत्रिक और फायर सेफ्टी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं तो वायरिंग कैसा होना चाहिए। लेड सीथेड टाइप, कंड्यूट टाइप, TS टाइप, केसिंग टाइप। देखिए जो आपका लेड सीथेड टाइप होता है इसको आपको बता देते हैं पहले कि लेड सीथेड टाइप क्या होता है, ये कई जगह वर्ड आ चुका। देखिए जो आपका लेड सीथेड टाइप वायरिंग होता है यह भी आपका जो अपने बैटन वायरिंग आपको बताया था ये बैटन वायरिंग की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए लेड सीथेड में नाम से ही पता चल रहा है इस वायरिंग में जो आपके केबल्स होते हैं ना, जो केबल्स होते हैं वो लेड सीथेड रहते हैं, वो केबल जो होते हैं लेड सीथेड रहते हैं। तो इस प्रकार की वायरिंग को हम क्या बोलते हैं, लेड सीथेड वायरिंग। हिंदी में से बोलते हैं धातु या सीसा कोशित वायरिंग, क्योंकि जो केबल होते हैं वो सीसा व एल्युमिनियम की मिश्र धातु से क्या होते हैं, कवर किए रहते हैं, ढके होते हैं। और जो आपका लेड सीथेड टाइप का जो वायरिंग होता है इसमें नमी हो गया, वातावरण हो गया या यांत्रिक आघात हो गया, इन सबको सहन करने की क्षमता होती है। लेकिन जो लेड सीथेड वायरिंग है इसका प्रयोग हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि यह जो होता है बहुत अधिक महंगा होता है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि यदि यांत्रिक और फायर सेफ्टी महत्वपूर्ण हो तो वायरिंग होना चाहिए। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन सही है, कंड्यूट टाइप वायरिंग का प्रयोग करते हैं अगर फायर सेफ्टी के लिए और मैकेनिकल सेफ्टी के लिए कंड्यूट वायरिंग का प्रयोग करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46, कराए कि वायरिंग में कंज्यूमर के अनुमोदन के लिए कौन सा डायग्राम बनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले कि कराए कि वायरिंग में कंज्यूमर, जैसे किसी को मान लीजिए वायरिंग करवाना है अगर, तो कंज्यूमर के अनुमोदन, उसके अनुमोदन के लिए उसको हम किस प्रकार की वायरिंग बना के दिखाएंगे वायरिंग डायग्राम। तो इसमें जो होता है आपका पहला है वायरिंग डायग्राम, दूसरा है लेआउट डायग्राम, तीसरा है सर्किट डायग्राम, और चौथा है इंस्टॉलेशन डायग्राम। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, लेआउट डायग्राम। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर वायरिंग कहीं पर करना है तो उसका सबसे पहले हम लेआउट बनाएंगे, फिर लेआउट बनाने के बाद पता चल जाता है कितना इक्विपमेंट लगेगा, कितना खर्चा आएगा। तो इसलिए हम लेआउट डायग्राम इसमें सही ऑप्शन है। तो कंज्यूमर के अनुमोदन के लिए हम लेआउट डायग्राम बनाते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि लाइट एवं फैन सब सर्किट में अधिकतम भार कितना हो सकता है। पहला ऑप्शन है 4000 वाट, दूसरा है 3000 वाट, तीसरा है 1000 वाट, चौथा है 800 वाट। लाइट एवं फैन सब सर्किट में अधिकतम भार कितना होना चाहिए। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है आपका वो आपका है 800 वाट, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि देखिए लाइट व फैन सर्किट में हम जो लाइट पॉइंट फैन होता है वो 5 एम्पियर के सॉकेट को मिलाकर कुल हम
10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए, ये आपको पहले ही बता दिए। और साथ ही एक सर्किट में लोड जो होना चाहिए आपका 800 वाट से अधिक पावर का नहीं होना चाहिए। आप इसको याद कर लीजिए, लाइट व फैन सब सर्किट में लोड जो होना चाहिए आपका 800 वाट से अधिक पावर का नहीं होना चाहिए। तो आपका इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। करा कि पावर सर्किट में कंडक्टर साइज कितना होना चाहिए जब आपका कंडक्टर जो हो कॉपर का हो। देखिए ये सब चीज़ें याद करने के लिए हैं, इसमें कोई लॉजिक या कोई वो नहीं लग सकता है, क्योंकि ये रूल्स हैं, रूल को फॉलो करना होगा। तो पावर सर्किट में कंडक्टर साइज कितना होना चाहिए जब चालक कॉपर का हो। पहला ऑप्शन देखिए 2.5 mm स्क्वायर, 2.0 mm स्क्वायर, तीसरा है 1.5 mm स्क्वायर और चौथा है 1.0 mm स्क्वायर। तो जल्दी से इसका आंसर पिक करिए। देखिए इसको बता देते हैं, इसमें जो सही ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन सही है। पावर सर्किट में कंडक्टर साइज जो होता है 2.5 mm स्क्वायर होना चाहिए अगर वह कॉपर का है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कराए कि एक संपूर्ण वायरिंग परिपथ में इंसुलेशन प्रतिरोध का मान से कम नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 0.5 मेगा ओम, दूसरा है 1.0 मेगा ओम, तीसरा है 2.0 मेगा ओम और चौथा है 5.0 मेगा ओम। तो आपको पता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए हम मेगर का प्रयोग करते हैं। तो अगर संपूर्ण वायरिंग परिपथ है तो इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए, किससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, अगर संपूर्ण वायरिंग परिपथ में इंसुलेशन प्रतिरोध जो होना चाहिए आपका 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जीने के परिपथ। देखिए जीने के परिपथ को हम सीढ़ी वायरिंग भी बोलते हैं। तो जीने के परिपथ में प्रयुक्त स्विच होता है 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, इंटरमीडिएट और चौथा है पुश बटन। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। ड्राइंग फर्स्ट में ये टॉपिक बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है कि जीने के परिपथ में मतलब कि सीढ़ी वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयुक्त होता है। देखिए इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो 2 वे स्विच का प्रयोग होता है सीढ़ी वायरिंग या जीने के परिपथ में। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल वायरिंग में कॉपर वायर का साइज कितना होता है। इंटरनल वायरिंग में कॉपर वायर का साइज पहला है 1.5 mm स्क्वायर, दूसरा है 1.0 mm स्क्वायर, तीसरा है 2.0 mm स्क्वायर और चौथा है 0.5 mm स्क्वायर। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, इंटरनल वायरिंग में कॉपर का साइज जो होना चाहिए 1.0 mm स्क्वायर होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस बस बार के वायरिंग के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम, दूसरा कॉपर, तीसरा स्टील, चौथा है ब्रॉन्ज। तो कंटिन्यूअस बस बार के वायरिंग के लिए किस सामग्री का प्रयोग करते हैं। देखिए हमने आपको बता दिया था IMRE सब्जेक्ट में ही कि बस बार का प्रयोग जो होता है, बस बार के लिए हम सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, लेकिन बेस्ट क्या होता है कॉपर होता है, लेकिन कीमत कम होने के कारण सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है कंटिन्यूअस बस बार के वायरिंग के लिए हम एल्युमिनियम का ही प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जो कंड्यूट वायरिंग में कंड्यूट पाइप का इस्तेमाल करते हैं उसको जंग से बचाने के लिए करते हैं। कंड्यूट पाइप को जंग से बचाने के लिए करते हैं। पहला ऑप्शन है गैल्वेनाइज, दूसरा है यूजिंग वर्निश, तीसरा है यूजिंग ऑयल, चौथा है टेप को लपेट कर। इसमें जो सही ऑप्शन है आपका जंग को बचाने के लिए आपको पता है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया की जाती है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी लैंप होल्डर को ज़मीन के स्तर से कम की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 2.5 मीटर, दूसरा 2.0, तीसरा
3.0, चौथा है 1.5 मीटर। लैंप होल्डर को ज़मीन के स्तर से कम कितनी मीटर की ऊंचाई पर लगाया जाना चाहिए? देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है, इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। लैंप होल्डर को ज़मीन के स्तर से मतलब ज़मीन के सरफेस से 2 मीटर की ऊंचाई पर लगाना चाहिए। ये वायरिंग रूल के अनुसार सब है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिंगल पोल स्विच को किस ऊंचाई पर फिट करना चाहिए? तो पहला देखिए ऑप्शन, इसमें पहला ऑप्शन है ज़मीन से 3.19 मीटर की ऊंचाई पर, दूसरा है ज़मीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर, तीसरा है ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब इस चैप्टर का आपका जो चैप्टर 4 था इंटरनल वायरिंग, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अगर और क्वेश्चन हमको बनाते हैं, अगर और क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं तो अगर वीडियो हम बनाएंगे इस पर एक और, लेकिन लास्ट में। अब अगला चैप्टर जो होगा आपका पावर वायरिंग का होगा, या फिर हम कल आपको UEE का इलेक्ट्रिक ड्राइव जो है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्योंकि UEE देखिए, जो UEE है आपका, उसमें से अंतिम के 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव करके, और एक है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन करके। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्टार्ट के 2 चैप्टर और लास्ट के 2 चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम उसको पहले ख़त्म करेंगे। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला क्लास होगा आपका कल सुबह 9 बजे।